of discussion is revision of gross anatomy of pelvis and perineum। आज हम इसके पास्ट पेपर्स को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 55-year-old obese lady come to surgical door। इसमें काम की चीज़ है, इसको इंटरनल हेमोरॉइड्स हुआ था तो उसका एनाटॉमिकल बेसिस बताना है और एक्सटर्नल हेमोरॉइड से डिफरेंस, इसके साथ नर्व सप्लाई ऑफ इनर कैनाल। तो हेमोरॉइड्स के ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, अब हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ से ले लेते हैं। तो हेमोरॉइड्स है जिसको आप पाइल्स भी बोलते हो, इसका वो पूछ रहा है एनाटॉमिकल बेसिस और इसकी डेफिनेशन और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को कैसे डिफरेंशिएट करती है। तो फिर हेमोरॉइड स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनल हेमोरॉइड की बात करें तो इंटरनल हेमोरॉइड्स में प्रोलैप्स हमें देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो ट्रिब्यूटरीज होती है इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं सुपीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरी जो उसको हम इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस। जबकि एक्सटर्नल हेमोरॉइड में जो मेन मसला होगा, हेमोरॉइड में मेन मसला एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस की ट्रिब्यूटरीज यानी इंफीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज में मसला होता है। इंफीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज को बोलते हैं एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस। अब वेनस प्लेक्सिस होते किस जगह पे है? जो होता है वेनस प्लेक्सिस, एक होता है मसल से म्यूकोजा से डीप होगा उसको बोलेंगे इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस, और एक होगा मस्कुलरिस एक्सटर्नल उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस है ये म्यूकोजा से डीप होता है, जबकि एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सिस ये मस्कुलर वाल से एक्सटर्नल देखने को मिलता है। तो ये तो दो मस्कुलरिस हो गए। और जो इंटरनल हेमोरॉइड होगा, इंटरनल हेमोरॉइड पैक्टिनियट लाइन से क्या होगा, नीचे होगा। पैक्टिनियट लाइन को डेंटेट लाइन या फिर उसको म्यूकोकुटेनियस लाइन भी बोलते हैं, जबकि एक्सटर्नल हेमोरॉइड वो पैक्टिनियट लाइन से नीचे, जो इंटरनल वाला होगा वो ऊपर होगा जबकि एक्सटर्नल वाला नीचे होगा। जब इंटरनल वाला ऊपर है तो फिर यहाँ पर जो पेन होगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैरी करेगा, जबकि नीचे वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जब ऊपर वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो वहाँ पर जो सेंसिटिविटी होगी वो स्ट्रेच के लिए होगी, जबकि नीचे वाले के लिए सेंसिटिविटी पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और कोल्ड सेंसेशन के लिए होगी। जब ऊपर वाले के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो फिर इसके लिए डिफरेंट आर्टिकल सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, जबकि नीचे वाले के लिए हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। थ्रोम्बोसिस का भी डिफरेंस होगा, जो ऊपर वाला थ्रोम्बोसिस नहीं करता, नीचे वाले के थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमने स्मेल से भी इसको करना था तो यहाँ पे स्मेल से भी बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो यहाँ पे हेमोरॉइड है, हेमोरॉइड एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और ये सब म्यूकोसा जिसमें आपको सुपीरियर रेक्टल वेन की वेरिकोस ट्रिब्यूटरी और टर्मिनल ब्रांचेस सुपीरियर रेक्टल आर्टरी देखने को मिलती है। ये कहाँ पे होती है? 3 डिग्री होती है। अगर वो इनर कैनाल के अंदर हो तो उसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। अगर वो डेफिकेशन में बाहर आ जाए लेकिन डेफिकेशन खत्म होने के बाद वापस अंदर चले जाए तो उसको सेकंड डिग्री बोलते हैं। लेकिन अगर ये डेफिकेशन के बाद वापस अंदर नहीं जाते तो उसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। इसके कॉजेस क्या थे? कॉजेस हमने 5 पढ़े थे। कंजेनिटल वीकनेस हो सकता है वेन के वॉल में, या फिर दूसरा ये कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से वेनस आउटफ्लो ब्लॉक हो जाएगा। प्रेगनेंसी जिसकी वजह से जो ग्रेविटी यूट्रस होगा वो सुपीरियर रेक्टल वेन को प्रेशर डालेगा, कंप्रेस करेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन, यहाँ पे पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलेगा। जबकि कैंसरस ट्यूमर ऑफ रेक्टम ये भी सुपीरियर रेक्टल वेन को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। आगे ये बताता है कि सुपीरियर रेक्टल वेन के जो हम यानी इसके वेरिकोसिटी होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट पार्ट होता है पोर्टल सर्कुलेशन का। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वेनस प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो सब म्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, वो कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। लास्ट ये है कि जो मस्कुलरिस कोट इसके कॉन्ट्रैक्शन से वेनस रिटर्न इंटरेक्ट होता है। तो फिर 3-4 रीजन यहाँ पे लिखी हुई है जिसकी वजह से हेमोरॉइड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद वो आगे कहता है कि नर्व सप्लाई ऑफ इनर कैनाल की नर्व सप्लाई पड़े तो इनर कैनाल की नर्व सप्लाई को देखने के लिए हम इनर कैनाल के 2 पार्ट करते हैं। दरमियान में जो जोन होगा उसको बोलेंगे पैक्टिनियट लाइन को डेंटेट लाइन या म्यूकोकुटेनियस लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन को शो करती है। ऊपर वाले पार्ट को जो हाइंड से निकला है, नीचे वाला पार्ट जो सरफेस एक्टोडर्मो प्रोक्टूडियम से निकला है, उनको आपस में क्या करती है, ये सेपरेट करती होती है। इसकी नर्व सप्लाई को जल्दी से रट्टा मार लेते हैं नर्व सप्लाई को। तो ये होगी इनर्वेशन ऑफ इनर कैनाल। जो नर्व सप्लाई होती है इनर कैनाल की डिपेंडिंग अपॉन अगर पैक्टिनियट लाइन से ऊपर तो फिर वो जाएगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी स्पेसिफिकली इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड विसरल एफरेंट। विसरल एफरेंट का मतलब विसरा से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेने वाले। तो सिंपैथेटिक फाइबर है जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के अंदर होते हैं, इनका क्या फंक्शन है? तो सिंपैथेटिक फाइबर है, उनका फंक्शन होता है कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर की टोन को मिनिमाइज करना, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है सिंपैथेटिक फाइबर वो टोन को बढ़ाते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर की, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इंटरनल एनल स्फिंक्टर की टोन को कम कर देती है और ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डेफिकेशन करा रहा है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डेफिकेशन को इनहिबिट कर रहा है।
जो एनल कैनाल का सुपीरियर पार्ट है, जिस तरह रेक्टम होता है, रेक्टम वो नीचे पड़े हुए होते हैं पेल्विक पेन लाइन से। पेल्विक पेन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, जो स्ट्रक्चर पेल्विक पेन लाइन से ऊपर होगी वो इंट्रापेरिटोनियल होगी। उनका जो पेन फाइबर है वो किसके साथ कंपनी करेगा, सिंपैथेटिक के साथ। जो उसके नीचे पड़े हुए होंगे इनको कंपनी करने वाला पैरासिम्पैथेटिक वाला। तो उसका मतलब विसरल एफरेंट फाइबर्स वो किसको कंपनी करेगा, किसके साथ, किसको फॉलो करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। S2 S3 S4 स्पाइनल गैंग्लिया। ये तो बात हुई पेक्टिनेट लाइन की। जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर है वो पार्ट वो स्ट्रेचिंग से सेंसिटिव है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कैरी करता होता है, जबकि नर्व सप्लाई इंफीरियर टू पेक्टिनेट लाइन वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है, इंफीरियर रेक्टल नर्व होती है, जो कि प्रोडेंडल नर्व की ब्रांचेस होती है। ये पार्ट पेन टच टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है। और ये सोमैटिक इफरेंट फाइबर होती है। सोमैटिक इफरेंट ये वॉलंटरी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करते हैं। ये था नर्व सप्लाई ऑफ एनल कैनाल का। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ये भी देख लेते हैं, स्टार्वेशन एंड रेक्टल प्रोलैप्स। जो स्क्यूएनल फोसा में फैट बॉडी होती है, फैट बॉडी ये लास्ट रिजर्व होती है फैटी टिश्यू का, यानी स्टार्वेशन में सबसे लास्ट में जो गायब होता है फैट वो स्क्यूएनल फोसा का ही होता है। अगर ये स्क्यूएनल फोसा का फैट गायब हो जाए तो फिर रेक्टल प्रोलैप्स हो जाएगा। इसके साथ अगर हम देख लेते हैं एनल फिशर्स, स्क्यूएनल और पेरी एनल एब्सेसिस। तो अगर स्क्यू एनल फोसा के अंदर कोई इन्फेक्शियस मटेरियल आ जाए तो यहाँ पे पस की एक्यूमुलेशन होगी, इसको बोलेंगे स्क्यू एनल एब्सेसिस। जो स्क्यू एनल फोसा में पस की एक्यूमुलेशन, जिसको स्क्यू एनल एब्सेसिस बोलते हैं, ये कहाँ से आ सकती है पस? ये एनल साइनसेस की इन्फ्लेमेशन से भी आ सकती है, इसको बोलते हैं क्रिप्टाइटिस या फिर पेल्वी रेक्टल एब्सेस। पेल्वी रेक्टल एब्सेस का मतलब होता है कि जो लिवेटर अनाई मसल होता है और एम्पुल ऑफ रेक्टम, इसके दरमियान स्पेस है, उसको बोलते हैं पेल्वी रेक्टल। और इसमें कोई एब्सेस हो जाए तो उसको बोलते हैं पेल्वी रेक्टल एब्सेस। तो आपको ये रेक्टम का एम्पुला नजर आ रहा होगा और ये लिवेटर एनाई का सुपीरियर पार्ट, इनके दरमियान जो एब्सेस होगी इसको बोलेंगे पेल्वी रेक्टल एब्सेस। इसके बाद ये भी हो सकता है कि इनर म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई टेर आ गया, वहाँ से कोई इन्फेक्शियस मटेरियल स्क्यू एनल फोसा में आ गया, या फिर पेनिट्रेटिंग बाउंड था इस इनर रीजन में, इसकी वजह से भी स्क्यू एनल एब्सेसिस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ आगे वो बताता है कि जो डायग्नोस्टिक साइन होता है स्क्यू एनल एब्सेसिस का, वो फुलनेस होती है और टेंडरनेस देखने को मिलती है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि अगर टच करें तो पेन की सेंसेशन फील होगी। इसके साथ और हमें क्या नजर आएगा, जो स्क्यू एनल एब्सेस का जो इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन होता है, अगर वो राइट साइड पे हो तो फिर लेफ्ट साइड के ऊपर भी चला जाएगा एक स्पेशलाइज्ड स्पेस के जरिए, उसको बोलते हैं डीप पोस्टनेटल स्पेस। ये इनर किनार के पोस्टीरियरली पड़ी होती है और ऐसी एब्सेस को बोलते हैं हॉर्स शू एब्सेस। और अगर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के अंदर जो इनल वेल्व्स होते हैं उनको सराउंडिंग म्यूकोजा वो हार्ड फीसिस की वजह से डैमेज हो सकता है। अगर वो डैमेज हो गया तो फिर एक स्लिट लाइक लीजन क्रिएट होगी, अल्सरेटेड मैस क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं एनल फिशर। फिर ये एनल फिशर पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि ये पेक्टिनेट लाइन से नीचे पड़ा हुआ होगा, और पेक्टिनेट लाइन से नीचे जो नर्व होती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की होती है, जिसको कैरी करने वाली इंफीरियर रेक्टल नर्व। ठीक हो गया। और पेरी इनल एब्सेस होता है, पेरी इनल एब्सेस वो होगा एनल इनल फिशर की वजह से। ठीक हो गया। एनल फिशर हो गया जिसकी वजह से अल्सरेटेड मैस होगा, इन्फेक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से पेरी इनल एब्सेस का मतलब पेरी इनल स्किन की में पस की एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगर इनल इन्फेक्शन या फिर क्लेफ्टाइटिस के बाद इनल फिस्टुला हो जाएगा। इनल फिस्टुला का मतलब एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द म्यूकोसा ऑफ इनर कैनाल एंड द स्किन, और ये फिस्टुला किससे लाइन होगा, किसी न किसी एपिथेलियम से। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। इसके बाद एनोरेक्टल इनकॉन्टिनेंस। एनोरेक्टल इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि अगर प्रोडेंडल नर्व अगर डैमेज हो गया तो प्रोडेंडल नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से एनोरेक्टल कॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिवेटर अनाई मसल का जो प्यूबो रेक्टालिस पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनोरेक्टल या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये था इनल किनाल के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स। इसलिए मैंने तेज पढ़े क्योंकि इसको हम पहले से सेपरेट वीडियो से कवर कर चुके हैं, आप उसको जरूर चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया सारे क्लिनिकल्स के साथ। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, enumerate the structures present in the spermatic cord, what is hydrocele of spermatic cord, what are the contents of deep perineal pouch। पहले हम deep perineal pouch को देख लेते हैं। जो spermatic cord है ये content होता है, ये हमने पढ़ना है एब्डोमेन के अंदर, ये हमने pelvis perineum में नहीं पढ़ना। तो फिर spermatic cord को इसको हम कांटा मार देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं deep perineal pouch को। तो deep perineal pouch को देखने के लिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पे लेते हैं। दो तरह के पाउच बनते हैं, उन दोनों पाउच को बनाने वाला मेन पार्ट होता है पेरिनियल मेम्ब्रेन। और पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होती है? पेरिनियल मेम्ब्रेन जो यूरोजेनिटल डायफ्राम का इंफीरियर फेशिया। अब ये यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या चीज़ है? यूरोजेनिटल डायफ्राम दो मसल से मिलकर बनता है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और होता है आपका स्फिंक्टर यूरिथ्री। इन दोनों के मिलने से बनता है यूरोजेनिटल डायफ्राम। उस यूरोजेनिटल डायफ्राम का इंफीरियर फेशिया उसको बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो फिर ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है
सुपीरियरली है पेरिनियल मेम्ब्रेन, इंफीरियरली पेरिनियल फेशिया है और लैटरली आपको इस्कियोप्यूबिक रेमाई देखने को मिलती है। तो फिर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ 6.5D। तो इस डायग्राम में देखिएगा तो आपको नजर आ रहा होगा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये आपको इस्कियोप्यूबिक रेमाई लैटरली, इनर मेम्ब्रेन सुपीरियरली, और जो ऊपर से जो फेशिया कवर करेगा उसको बोलेंगे पेरिनियल फेशिया। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच बाउंड्री बता रही पेरिनियल मेम्ब्रेन सुपीरियरली, पेरिनियल फेशिया इंफीरियरली और लैटरली इस्कियोप्यूबिक रेमाई। जबकि डीप पेरिनियल पाउच वो इस मेम्ब्रेन से, पेरिनियल मेम्ब्रेन से नीचे पड़ा हुआ होगा। जबकि डीप पेरिनियल पाउच ये पेरिनियल मेम्ब्रेन से ऊपर पड़ा हुआ होगा। इसका मतलब पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन हो गया। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन से ऊपर जो पाउच होगा उसको बोलेंगे डीप पेरिनियल पाउच, उससे नीचे होगा उसको बोलेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो इंफीरियर बाउंड्री बनाएगा पेरिनियल मेम्ब्रेन, सुपीरियरली इंफीरियर फेशिया और पेल्विक डायफ्राम। आपको यहाँ पर से डायग्राम से दिखा देता हूँ 6.53C डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखिएगा तो आपको नजर आ रहा होगा यह पेल्विक डायफ्राम है। पेल्विक डायफ्राम दो मसल से बनता है, एक लिबरेटर अनाई, दूसरा कॉक्सिजियस। इन दोनों को कवर करने वाला फेशिया होगा। सुपीरियर सर्फेस पर सुपीरियर फेशिया और पेल्विक डायफ्राम, इंफीरियर सर्फेस पर इंफीरियर फेशिया और पेल्विक डायफ्राम। तो इंफीरियर फेशिया और पेल्विक डायफ्राम सुपीरियरली होगा, इंफीरियरली होगा। तो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन, आपको पेरिनियल मेम्ब्रेन यहाँ से नजर आ रही होगी, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है। और लैटरली आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये ऑब्चुलेटर फेशिया। तो इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं डीप पेरिनियल पाउच। क्या बोलते हैं, डीप पेरिनियल पाउच। तो डीप पेरिनियल पाउच में दो चीजें देखने को मिलेगी, कंप्रेसर यूरिथ्री और इसके साथ यहाँ पर कुछ मसल्स भी देखने को मिल रही है। सुपीरियरली किससे बन रहा है, इंफीरियर फेशिया पेल्विक डायफ्राम। लैटरली बन रहा है ऑब्चुलेटर फेशिया से और आपका ये इंफीरियरली बन रहा है पेरिनियल मेम्ब्रेन से। अब इसके कंटेंट को देख लेते हैं। इसके कंटेंट जो मेल्स के अंदर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर हमें पीनस देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली पीनस का रूट में दो चीजें होती है, बल्ब और क्रूरा। बल्ब को कवर करने वाला मसल होगा बल्बोस्पोंजियोसिस, क्रूरा को कवर करने वाला इश्चियोकैवर्नोसिस। इसके साथ हमें स्पॉन्जी यूरिथ्रा देखने को मिलेगा। स्पॉन्जी यूरिथ्रा का भी प्रॉक्सिमल पार्ट, क्योंकि पीनस के जो बल्ब है, जो यूरिथ्रा होगा उसको बोलेंगे बल्बस यूरिथ्रा। तो बल्बस पार्ट ऑफ स्पॉन्जी यूरिथ्रा या पिनाल यूरिथ्रा। इसके साथ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और कुछ वेसल्स जैसे इंटरनल पोटेंशियल वेसल्स और पोटेंशियल नर्व की डीप पेरिनियल ब्रांचेस। ठीक हो गया। तो रूट एंड बल्ब ऑफ, जिस तरह मेल्स में रूट होगा पेनस का, तो फीमेल में क्लाइटोरिस होगा। क्लाइटोरिस का जो सराउंड करने वाला मसल होगा इसमें बोलेगा इश्चियोकैवर्नोसिस, क्योंकि क्लाइटोरिस में क्रूरा तो होते हैं लेकिन बल्ब नहीं होता। बल्ब वेस्टिब्यूल के साथ चला जाएगा, तो फिर बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल और सराउंडिंग मसल बल्ब ऑफ स्पॉन्जियोसिस। अगली बात, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होगा, इसको बोलेगा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसके बाद दो चीजें रहेगी, वो बिल्कुल वही है जो मेल्स में होती थी, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और डीप पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ पोटेंशियल नर्व एंड इंटरनल पोटेंशियल वेसल्स। तो ये थे कंटेंट सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के। डीप पेरिनियल पाउच के क्या कंटेंट होंगे, डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट हमें दोनों सेक्सेस में क्या देखने को मिलेंगे, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, सेंटर में यूरिथ्रा देखने को मिलेगा। तो मैं डायग्राम से बल्कि दिखा देता हूँ, इसका ज़्यादा समझ आ जाएगा। 6.53C and D में जाना पड़ेगा, बल्कि हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इसमें देखिएगा दोनों में सेंटर में यूरिथ्रा, दोनों में सेंटर में यूरिथ्रा, उनको सराउंड करने वाला एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसका इंफीरियर पार्ट, और इसके साथ कुछ फैट बॉडी नजर आ रही होगी आपको येलो रंग की, वो है स्क्यूएनर फोसा की एंटीरियर एक्सटेंशन। अब क्या क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस ये होगा कि जो मेल्स हैं, मेल्स में एक स्पेशलाइज पार्ट ऑफ यूरिथ्रा गुजरेगा, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट यूरिथ्रा। तो यहाँ पर जो यूरिथ्रा होगा उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट यूरिथ्रा। ठीक हो गया। और मेल और फीमेल में सिर्फ एक ही यूरिथ्रा होता है, तो इसका होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। इसके साथ मेल में डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, लेकिन फीमेल में डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल नहीं होते, बल्कि डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल के बजाय कुछ स्मूथ मसल फाइबर होते हैं जो पेरिनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर एज पे जाके अटैच होते हैं। तो मैस ऑफ स्मूथ मसल। इसके साथ हमें मेल में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड विद इन डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगा। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन चीजें होगी वो क्या होगी, डोर्सल ब्रांचेज ऑफ, यानी जो डोर्सल न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ पेनिस, जबकि फीमेल में होगा डोर्सल न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ क्लाइटोरिस। तो आपको मेल में डोर्सल न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ पेनिस नजर आ रहा होगा, तो फीमेल में डोर्सल न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ क्लाइटोरिस। तो ये था पेरिनियल पाउचेस। तो इसके कंटेंट हमारे हो जाएंगे। इसके बाद वो पूछता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने एब्डोमेन में पढ़ना है, लेकिन यहाँ से बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसकी कवरिंग क्या होती है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से डिराइव होगा, ट्रांसफेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। क्रीमास्टिक फेशिया डिराइव होगा फेसिकल्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव होगा
एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस, इनके कंटेंट क्या होगा, वास्ट डिफरेंस होगा। वास्ट डिफरेंस को सप्लाई करने वाली आर्टरी जिसको बोलते हैं आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस, ये कहाँ से राइज करती है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। क्रीमास्ट्रिक मसल है तो फिर क्रीमास्ट्रिक आर्टरी होगी, क्रीमास्ट्रिक आर्टरी राइज करती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से। टेस्टिस को सप्लाई करने वाली आर्टरी टेस्टिकुलर आर्टरी, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स होगी जैसे क्रीमास्ट्रिक नर्व को जेनिटल ब्रांच और जेनिटल फ्यूमोरल नर्व। कुछ सिंपैथेटिक कंपोनेंट होगा टेस्टिकुलर प्लेक्सिस का जो किसको अकम्पनी करेगा, किसको सराउंड करेगा, आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस को। और 4 से लेकर 8 हमें लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेगी। इसके साथ प्रोसेसेस विजाइनालिस के रेमिनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला पूछ रहा है हाइड्रोसील और स्पर्मेटिक। हाइड्रो का मतलब वाटर और सील का मतलब एक्यूमुलेशन, तो फिर एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूनिका विजाइनालिस। और ये ट्यूनिका विजाइनालिस की कैविटी होती है, ये किससे कम्युनिकेट करती है, पेरिटोनियल कैविटी से करती है। और ये जब भी होगा जब प्रोसेसेस विजाइनालिस ओब्लिटरेट ना कर सकी, तो नॉन ओब्लिटरेटेड प्रोसेसेस विजाइनालिस के जरिए पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड ट्यूनिका विजाइनालिस के अंदर आ जाएगा। बाकी हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे एब्डोमेन में, यहाँ पर इसको कवर नहीं करेंगे। अब आगे सवाल करता है पुटेंडल नर्व ब्लॉक में बी परफॉर्म टू प्रोवाइड एनेस्थीसिया टू पेरिनियल रीजन, व्हाट सरफेस मार्किंग इज यूज्ड टू गिव पुटेंडल नर्व ब्लॉक। तो फिर इसका हमने कहा था कि पुटेंडल नर्व ब्लॉक क्यों देती है, ताकि क्योंकि ये एनेस्थीसिया फॉर चाइल्ड बर्थ है। तो यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पुटेंडल नर्व ब्लॉक, तो पुटेंडल नर्व ब्लॉक की वजह से S2, S3, S4 डर्माटोम की एनेस्थीसिया देखने को मिलती है, लेकिन एंटीरियर पार्ट ऑफ पेरिनियम में सेंसेशन एबॉलिश नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कैरी करने वाली नर्व इंग्वानल नर्व और जेनिटल फीमोरल नर्व होगी। इसके साथ जो मदर यूट्राइन कंट्रैक्शन से अवेयर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेन फाइबर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है। और एक का परफॉर्म करती है सेकंड स्टेज ऑफ डिफिकल्ट लेबर में। 2 टेक्निक होती है, एक है ट्रांसवेजाइनल प्रोसीजर, दूसरा पेरिनियल प्रोसीजर। ट्रांसवेजाइनल प्रोसीजर के लिए जो लैंडमार्क हम यूज़ करते हैं स्केल स्पाइन, और पेरिनियल प्रोसीजर के लिए जो लैंडमार्क इस्तेमाल करते हैं स्केल ट्यूब्रोसिटी। तो ट्रांसवेजाइनल मेथड में जो नीडल पास करते हैं विजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन से, और जो रेफरेंस हम यूज़ करते हैं स्केल स्पाइन। जबकि हम पेरिनियल मेथड में जो रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं वह है स्केल ट्यूब्रोसिटी। पहले बटक को यानी स्केल ट्यूब्रोसिटी को पाल्पेट करते हैं बटक्स के जरिए, जिसको ग्लूट के रीजन भी कहते हैं। फिर नीडल हम इंसर्ट करते हैं मीडियल साइड ऑफ स्केल ट्यूब्रोसिटी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा मीडियल साइड ऑफ स्केल ट्यूब्रोसिटी पे नीडल करते होते हैं 1.25 सेंटीमीटर डीप, जिसकी वजह से फिर एनेस्थेटिक सॉल्यूशन पुटेंडल नर्व के अराउंड हम अप्लाई कर देते हैं। इस तरह पुटेंडल नर्व का एनेस्थीसिया देखने को मिलता है। तो अपना ये याद रखना है कि ट्रांसवेजाइनल प्रोसीजर में स्केल स्पाइन और पेरिनियल प्रोसीजर में स्केल ट्यूब्रोसिटी को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी द enumerate the muscles forming the wall and diaphragm of pelvis along with their actions। तो डायफ्राम की वाल को देखना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।